देखो क्लास 10 में हम लोग लेसन 3 परिवहन में हम लोग तीसरा वीडियो में है। आज हम लोग जंतुओं में परिवहन के बारे में जान रहे हैं। हम अभी बता रहे थे कि पेड़ पौधे में जिस प्रकार से आवश्यक पदार्थों का विभिन्न भागों में जाना जरूरी है और वहां से अनावश्यक पदार्थों का भी बाहर निकलना जरूरी है। तो उसमें हम दो चीज बात अभी किए थे कि जल और खनिज लवण का स्थानांतरण जाइलम द्वारा होता है और खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण क्या होता है, फ्लोएम द्वारा होता है। ये सारी प्रक्रिया को हम कहते थे क्या, पेड़ पौधों में परिवहन कह रहे थे, यही ना कह रहे थे। उसी प्रकार से जंतुओं में भी परिवहन होता है, मतलब कि जीव जंतुओं में भी आवश्यक पदार्थों का एक जगह से दूसरे जगह पर कैरी आउट होता है, जो ब्लड कैरी आउट करता है। जैसे कि ऑक्सीजन को हम लिए, अब वो क्या हो गया कि पहले आया तो ब्लड सेल में जा रहा है पूरा, मतलब कि वहां से जब सांस लिए ट्रैकिया में आया, वो फेफड़ा में आया और फेफड़ा में से फिर वायु कोष में गया, वायु कोष में से वो क्या किया कि वो ब्लड सेल में मिल गया। और ब्लड सेल में कौन सा चीज है, हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होकर के पूरे शरीर में क्या हुआ, रन आउट हो गया, पूरा चला गया। और कहाँ चला गया, सेल में, कोशिका में। तो ये कोशिका में फिर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस हुई, चयापचय प्रक्रिया। उसके बाद क्या हुआ, ग्लूकोज का विखंडन होगा, उसके बाद CO2 का निकलना होगा, फिर CO2 वही ब्लड के साथ मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में फिर कैरी आउट होते होते, है ना, कहाँ आएगा, हार्ट में आएगा, हार्ट पंपिंग करेगा, फेफड़ा को देगा, फेफड़ा में से फिर वो फिल्टर हो जाएगा और फिल्टर होने के बाद फिर वो क्या होगा, ट्रैकिया से होते होते फिर नासिका वेस्म से बाहर, नासिका वहां से क्या होगा, नाक के जो छिद्र है उससे बाहर वो निकल जाएगा। तो ये प्रक्रिया हो गई गैस का। तो आखिर एक जगह से दूसरी जगह पूरे शरीर में गया ना जी, तो इसका भी जरूरत है। शरीर के अंदर हार्मोन कहीं और बनता है, काम कहीं और होता है, तो वो ब्लड में मिल के ही जाता है। आ रहा है बात समझ में। फिर अनावश्यक पदार्थ जो है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, साथ साथ यूरिया, अमोनिया आदि पदार्थों का भी शरीर में से बाहर निकलता है, प्रत्येक उत्सर्जी अंगों तक वो जाता है। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि आवश्यक पदार्थों का शरीर में गमन, स्थानांतरण, है ना, एक जगह से दूसरे जगह होता है। अनावश्यक पदार्थों का भी गमन होता है उत्सर्जी अंगों तक, ताकि वो बाहर निकल जाए। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया को ही तो जंतु में परिवहन कहा जाता है। अब इसको परिभाषा को जब लिखे हैं कि जंतु में परिवहन, उच्च श्रेणी के जंतुओं में एक विशेष प्रकार का परिवहन तंत्र होता है जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों, हार्मोन, उत्सर्जी पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाने का काम करता है। और इस तंत्र के लिए 3 प्रमुख अवयव हैं। अभी जब बात करेंगे कि 3 प्रमुख अवयव है, क्या क्या है। पहला है रुधिर या रक्त, जिसे हम अंग्रेजी में ब्लड कहते हैं, और दूसरा है हृदय, हार्ट, और तीसरा है रुधिर या रक्त वाहिनियां, ब्लड वेसल्स। समझ रहा है। अब ये तीनों मिल करके क्या बनाती है, रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र या परिसंचरण तंत्र का निर्माण करता है। कोई पूछेगा कि परिसंचरण तंत्र में कौन कौन सा चीज आता है, तो रुधिर या रक्त, हृदय, रुधिर या रक्त वाहिनियां, है ना। अब इसके अलावा एक लसिका भी जिम्मेवार होता है। उच्च जो है श्रेणी के जंतुओं में एक लसिका तंत्र भी पाया जाता है, उसके बारे में भी हम लोग बाद में जिक्र करेंगे। अभी हम पहला रुधिर या रक्त के बारे में आज जान रहे हैं कि रक्त परिवहन तंत्र में जो है हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले हम रुधिर के बारे में जानेंगे कि रुधिर या रक्त क्या है। तो रुधिर या रक्त परिवहन तंत्र में हम पहला पॉइंट मेरा है रक्त। ये जो पॉइंट हम लोग बोला कि तीनों को मिला के हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रक्त परिवहन तंत्र। तो इसमें भी हम रक्त परिवहन तंत्र में भी हम कह सकते हैं कि पहला मेरा पॉइंट रहेगा क्या, रक्त रहेगा। पहला पॉइंट क्या है, रक्त। तो रक्त जो है, जिसको हम ब्लड बोल रहे हैं, यह जो है कैसा होता है, लाल रंग का एक गाढ़ा क्षारीय पीएच जिसका मान 7.4 तरल पदार्थ है, जो हृदय तथा रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। यह अपने प्रवाह के दौरान शरीर के सभी ऊतकों का संयोजन करता है, इसलिए इसे तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। मतलब ये टिश्युओं को क्या करता है, जोड़ने का भी काम करता है, इसलिए इसको तरल संयोजी ऊतक भी कहा जाता है। अब थोड़ा और डिटेल में इसके बारे में जानेंगे कि ब्लड में क्या क्या चीजें होती हैं। तो रक्त की संरचना पर हम बात जब कर रहे हैं, वहां दिख रहा है, खड़ा होकर दिखाओ, खड़ा हो जाओ, रुक दिया आप जो कटने ने किया है। रक्त की संरचना के बारे में बात करेंगे। तो रक्त में 2 भाग है, एक तरल भाग है, एक ठोस भाग है। सब कुछ सुनेगा, बकाएगा नहीं, लिख लेगा बाद में। तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग
को हम प्लाविका या प्लाज्मा कहते हैं। और यह पीले रंग का होता है। कैसा होता है? पीले रंग का होता है। और यह रक्त का 55% भाग होता है। कौन? प्लाज्मा। प्लाज्मा की बात हो रही है। और इसमें 90% जल पाया जाता है और शेष अन्य चीजें भी पाई जाती हैं, है ना। कार्बनिक पदार्थ वो पाई जाती है। लेकिन मोटा मोटी तौर पर आपको इतना याद रखना है कि इसमें जल 90%। ऑब्जेक्टिव में पूछता है क्वेश्चन कि पूरे रक्त का कितना प्रतिशत प्लाज्मा पाया जाता है, तो 55%। और उसमें भी जल कितना पाया जाता है? 90%। और प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाया जाता है ना, उसे प्लाज्मा प्रोटीन कहा जाता है। और उसमें 3 चीजें होती है, फाइब्रिनोजिन, है ना, प्रोथ्रोबिन और हिपैरिन, है ना। अगर ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोबिन और हिपैरिन भी रक्त का थक्का बनाने में मददगार होता है। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। जब डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है तो क्या करता है, जब ब्लड लेकर के टाइम लगता है ना, कहता है कि टाइम लगेगा इतना, 2 घंटे के बाद रिपोर्ट आएगा, तो वो क्या करता है कि उसको में से फाइब्रिनोजिन को हटाता है ना, ब्लड में से पूरा लाल जो चीज वो हट जाता है, बस बच जाता है क्या चीज? सीरम। तो सीरम का मतलब है कि उसमें से फाइब्रिनोजिन को हटाना। और सीरम से ही टेस्ट होता है ब्लड का। सब तरह के रोग जो है ना पता चलता है उसी से, सीरम में टेस्ट होता है। तो ये बात आपको जानना जरूरी है। दूसरा इसमें रक्त की बात है, वो ठोस भाग है जिसमें 3 चीजें होती हैं। एक आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कुलस इसको बोलते हैं, है ना, लाल रक्त कोशिकाएं। और दूसरी है श्वेत रक्त कोशिकाएं। और तीसरी है ना, रक्त पट्टिकाणु, ब्लड प्लेटलेट इसको बोलते हैं। समझ रहा है? ये व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कुलस है। आ रही बात समझ में? तो लाल रक्त कोशिका में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, है ना, जिसमें लौह धातु पाया जाता है। आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछता है तो उसमें कौन सा धातु पाया जाता है? लौह धातु। और यह हीमोग्लोबिन, है ना, में ऐसा पावर है कि यही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वाहक होता है। ऑक्सीजन के साथ संजोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और फिर अभी बता रहे थे ना कि पूरे वेसल्स में जाते हुए वो सेल तक ले जाता है। और फिर सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना करके और फिर वो लाता है यहाँ हार्ट तक। आया बात समझ में? तो ये कैरी आउट करने का काम करता है हीमोग्लोबिन। अच्छा, बता भी दिया है कि ऑक्सीजन और CO2 का वाहक है ना। और आरबीसी की मात्रा जो है ना ब्लड में सबसे ज्यादा होता है। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात क्या है, तो आप जवाब देते हैं 600:1। कितना दबाते हैं? 600:1। आपसे पूछता है ये, कभी कभी कंपटीशनों में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब कि व्हाइट ब्लड सेल बहुत कम होता है। समझ रहा है? देखिए, व्हाइट ब्लड सेल का मतलब है कि अनियमित आकार का होता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यह इसका काम ये भी है थोड़ा सा कि बाहर से वो रक्षा करता है, किसी प्रकार के जीवाणु या चीजें जो है उससे ये रक्षक का काम करता है। ये एक तरह से रक्षक का काम करता है ना। आपको बता दूं कि अगर रिपोर्ट किसी का आता है जब ब्लड में अगर व्हाइट ब्लड सेल की मात्रा बढ़ा हुआ रहता है बहुत ज्यादा, तो बहुत खतरनाक बीमारी के बारे में बताया जाता है कि ये उसको खतरनाक बीमारी हो गया है। जैसे व्हाइट ब्लड सेल बनने का मतलब है कि इम्यूनिटी पावर अपना बढ़ा रहा है ब्लड, कि हमको जान बचाना है, मतलब शरीर को बचाना है, इसलिए उनकी संख्या एक बै क्या होती है, व्हाइट ब्लड सेल की बढ़ जाती है। जिसकी रिपोर्ट में ऐसा आता है तो उसको या तो टीबी की रोग या कैंसर जैसे रोगों के लिए वो मतलब कि बताता है, इंडिकेशन देता है। समझ में आ रहा है? तो ये चीज आपको भी जानना जरूरी है। रक्त पट्टिकाणु और ब्लड प्लेटलेट्स, इसको बिंबाणु या अंग्रेजी में थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। बिंबाणु या क्या कहते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। यह थक्का बनाने में सहायक होता है। अभी जानता होगा प्लेटलेट के बारे में, डेंगू के जो बीमारी होता था तो यही प्लेटलेट डाउन हो जाता था, घी जैसा एकदम रहता है। समझ रहा है? तो ये चीज आपको थोड़ा जानना है। फिर अगर हम दूसरा बात कर ले, ये तो पहली पॉइंट में हो रहा था कि रुधिर या रक्त, इसके अंदर बात हो रहा था। और हम लोग पढ़ रहे हैं रक्त परिवहन तंत्र। तो रक्त परिवहन तंत्र में पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, वो है रुधिर या रक्त। अब दूसरी पॉइंट पर हम आ गए हैं ह्यूमन हार्ट के बारे में, माने मनुष्य का हृदय के बारे में। तो मनुष्य का हृदय जो है ना वह एक कोमल संरचना है, या कोमल कह सकते हैं थैली जैसी अंग है। यह एक पंपिंग अंग है। क्या है? यह अंग है, ये कुछ नहीं करता है। ये क्या करता है कि दबाव बना करके पूरे शरीर में ब्लड को भेजने का काम करता है, और पूरा शरीर में से फिर ब्लड को क्या करता है, लेने का काम करता है। और यह फेफड़ा तक भी ब्लड को पंपिंग करके भेजता है। फेफड़ा से फिल्टर होने के बाद वो अपने अंदर ब्लड को लेता है।
है ना, समझ में आ रही है बात। तो आपको मैंने लिख भी दिया है कि यह हृदय पेशियों से बना एक कोमल वक्ष गुहा में, वक्ष गुहा का मतलब पंजरी है ना, पसली में स्थित केंद्रीय पंप अंग है, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय की संरचना पर बात अगर कर लें तो फिगर अगर हम समझ लें तो इसी को हम लिख देंगे तो बनावट हो जाएगा। अब क्रिया विधि भी हम समझ लेंगे साथ ही साथ, तो अंत में बाद में हृदय की क्रिया विधि भी हम नोट्स में अलग से बताएंगे। आज हम पहले समझेंगे इस फिगर से कि यह एक हृदय है, आप देख रहे हैं, मतलब प्रारूपी रूप में चित्र बना के दिखा रहा है गया है हृदय। यह जो है बाईं ओर झुका होता है, ऊपर का भाग चौड़ा होता है और नीचे की भाग थोड़ा संकरा होता है। आपको ये जानना चाहिए कि जो ये ऊपर वाला भाग है, या मनुष्य या किसी मेमेलिया में हृदय जो है वो 4 वेशों में बटा होता है ना। ऊपर वाला भाग आलिंद है, नीचे वाला भाग नीले है। तो आलिंद में भी 2 ठो है, एक है दाया आलिंद और एक है बाया आलिंद, और नीले में हो गया भी दाया नीले और बाया नीले। ये इसके बीच में एक देखिए डिवाइडेशन है, देख रहे हैं ना आप। तो यह एक, इसको भीति बोला जाता है। तो अगर आलिंद वाला है तो अंतरा आलिंद भीति बोल सकते हैं, और नीले वाला है तो अंतरा नीले भीति बोलेंगे। अब आपको यहाँ पर समझना है फिगर से ही कि ये जो ऊपर वाला जो देख रहे हैं आलिंद के तरफ, उसकी दीवारें थोड़ी पतली है और नीचे वाली चौड़ी है। इसमें भी आपको जानना जरूरी है कि इससे ये 3 गुना चौथा 4 गुना बाया वाला जो नीले है वो ज्यादा मतलब मोटा होता है दाया से। हर बात समझ में, ये भी जानना जरूरी है। और थोड़ी सी संरचना पर बात कर ले तो यहाँ देख रहे हैं आप कि इधर से आपका पश्च महाशिरा अग्र महाशिरा दिख रहा है। इससे अशुद्ध रक्त क्या होता है कि पहले दाएं आलिंद में प्रवेश करता है ना। अब थोड़ा सा और इससे पहले भी बात कर ले कि यह जो एक प्रकार के पेरिकार्डियम जिसको बोलते हैं उस तरह के आवरण में होता है, और उसके बीच में एक पेरिकार्डियल गुहा होता है जगह, और उसमें पेरिकार्डियल हम कह सकते हैं कि द्रव है ना भरा होता है, जो इसको बाहरी आघात से बचाता है, फटने से बचाता है, फ्लूइड होता है। तो वो बात हो गई। और इसके अंदर की बात हो रही है कि इधर जो है त्रिदलीय कपाट होता है। अगर आपको कोई पूछेगा, दाईं ओर त्रिदलीय कपाट होता है और बाईं ओर द्विदलीय कपाट होता है। इनका भी बहुत काम है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ आप आपको दिखाया गया कि फुफ्फुस धमनी है या फुफ्फुस सीरा है कि नहीं है। फिर आपको यहाँ से एक दिखाया गया है फिगर, तो आप यही देखिए, ये जो है फुफ्फुस सीरा है, क्या है, सॉरी फुफ्फुस धमनी है, फुफ्फुस धमनी है। और ये जा कहाँ रहा है, लंग्स को, फेफड़ा को, कहा जा रहा है फेफड़ा को, फेफड़ा में जाके ऐड हो रहा है। और फेफड़ा में से जुड़ कर करके फिर उधर से एक लाइन आ रही है 2 ठो, वो फुफ्फुस सीरा है। क्या है, फुफ्फुस सीरा। तो फुफ्फुस धमनी से जो चीज है ना, वो अशुद्ध रक्त क्या यहाँ से क्या हो रहा है, चढ़ने का काम हो रहा है। किसको, कहाँ जा रहा है वो, फेफड़ा में जा रहा है। फेफड़ा में से फिल्टर हो गया, मैंने ऑक्सीजनेट जब हो जाएगा तो वो फिर फुफ्फुस सिराओं द्वारा, फुफ्फुस सिराओं द्वारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ बायां आलिंद में। बायां आलिंद में जैसे आएगा तो फिर यहाँ से खुलने का मतलब यहाँ पर प्रक्रिया होती है संकुचन का, सिकुड़ने का और फैलने का। जब सिकुड़ेगा है ना तो क्या होगा कि ये चीजें ऊपर जाएगी, दोनों एक साथ होता है। पहले बात को समझो, जब ये खुला इधर है ना तो क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये चीजें ब्लड इधर से इधर गिरेगा है ना, और इधर से इधर गिरेगा। तो इधर से अशुद्ध रक्त गिरा यहाँ, और ये जब चपा ना तो ये इसको अशुद्ध रक्त को यहाँ चढ़ा दिया, और ये वाला कपाट बंद हो जाता है। तो कपाट बंद हो गया तो दोबारा इधर बैक नहीं करेगा, ये ब्लड चढ़ जाएगा कहाँ, फेफड़ा को। फेफड़ा में से फिल्टर हुआ, जब खुला था तो ये इससे फिर ब्लड यहाँ आ गया, है कि नहीं है, और ये फिर ब्लड इधर गिर गया, और जब इधर से फिर चपका ना तो फिर ये कपाट इसका द्विदलीय बंद हो गया। अब इसमें से ब्लड चढ़ गया, कहाँ चला गया, धमनी को, और ये कहाँ जाएगा, पूरे शरीर में बांटने का काम करेगा। आया बस में। तो हृदय केवल पंपिंग का काम करता है, मतलब ये ब्लड को पूरे शरीर से लेता है और क्या करता है, फेफड़ा को देता है, फिर फेफड़ा से लेके अब फिर पूरे शरीर को भेजता है। बात यहाँ पर एक और समझने की है कि यहाँ जो सीरा जो आप देख रहे थे, सीरा से अशुद्ध रक्त आता है और धमनी से शुद्ध रक्त जाता है। लेकिन फुफ्फुस सीरा अगर कोई कहा तो उल्टा शब्द हो जाएगा। फुफ्फुस धमनी से देख रहे हैं अशुद्ध रक्त जा रहा है कहाँ, फेफड़ा को, अब फुफ्फुस सीरा से शुद्ध रक्त आ रहा है। खाली सीरा कहेंगे तो अशुद्ध रक्त आएगा, और खाली धमनी कहेंगे तो शुद्ध रक्त, लेकिन फुफ्फुस सीरा लगा देंगे तो ये बात आ जाती है कि नहीं। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रक्रिया जो है